कहाँ तक हुआ था? अच्छा, ये डी ब्लॉक हो गया था। ध्यान दें बेटा, बैठो। पिछले लेक्चर पे हम लोग कोवेलेंट रेडियस देख रहे थे, और कोवेलेंट रेडियस क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग कोवेलेंट रेडियस पढ़ा दिया गया था, और ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ कोवेलेंट रेडियस ये भी पढ़ा दिया गया था इन पीरियड में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का देख लिया गया था। एफ ब्लॉक का देखा जाए तो एफ ब्लॉक में अगर हम लोग कोवेलेंट रेडियस देख रहे हैं तो यहां पर ध्यान दो बेटा, ये ग्राफ जो है ऐसे बनाया जाएगा, ये 4F है और ऊपर वाला 5F है। आ जाओ भैया, आ जाओ। ये 4F है और ऊपर वाला 5F है। ये ध्यान दो, ये कोवेलेंट रेडियस है और ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब ये ध्यान देना बेटा, अगर आपसे बात किया जाए अच्छा ये ग्राफ ध्यान दो, अगर ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सा अलग बना हुआ है, ये थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है और ये तेजी से डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि गलती से हमने बना दिया है, ठीक है, यही ट्रेंड है। तो आपसे ये पूछा जाता है पहले तो रेडियस कंटिन्यू घट क्यों रही है, तो आपका आंसर होगा कि जो एफ ऑर्बिटल होते हैं इनका डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण इनके द्वारा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, इसलिए जेड इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ता है, रेडियस धीरे धीरे घटती है। 4F में रेडियस थोड़ा धीरे घटती है, 5F में तेजी से घटती है। कारण पूछा था 5F में तेजी से क्यों घटती है, पूछा जाता है, ठीक है। तो लिख लेगा ड्यू टू डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एफ सबसेल ऑर्बिटल कर लेंगे, ड्यू टू डिफ्यूज्ड structure of F orbital screening effect by it is poor. So on moving in period, Z effect increases slowly, hence covalent radius decreases slowly. ध्यान देना बेटा, तो यहां पर जो एफ ऑर्बिटल होते हैं इनका स्ट्रक्चर जो होता है डिफ्यूज्ड होता है। डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर के कारण जो स्क्रीनिंग इफेक्ट इनके द्वारा होता है वो पुअर होता है, जिसके कारण जेड इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ता है और कोवेलेंट रेडियस धीरे धीरे घटती है। कोवेलेंट रेडियस धीरे धीरे क्या होती है बेटा, घटती है। अच्छा, अब बात किया जाए, ध्यान देना, यहां पर कोवेलेंट रेडियस ऑफ actinoid decreases more fastly than actinoid as screening effect by 5F of actinoid is less than screening effect of 4F of lanthanoid. तो ध्यान देना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा भी जाता है, आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव बुक में बना हुआ होगा कि एक्टिनॉइड की जो रेडियस है ज्यादा तेजी से डिक्रीज करती है लेंथनॉइड के कंपैरिजन में। क्यों डिक्रीज करती है भैया, तो आपका आंसर क्या होगा कि जो एक्टिनॉइड है उनमें 4F का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है
वो लेंथनॉइड के 5F का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है लेंथनॉइड के 4F से क्या होता है, कम होता है। यहां पर ध्यान दो, इधर देखना भैया, आप लोग सभी लोग देखो बेटा, यहां पर अगर देखा जाए ये न्यूक्लियस है, ये पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी, पांचवी, इधर बना दे रहे हैं, इधर तो नहीं बन पा रहा है, ये छठी सेल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सातवीं सेल हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहां पर ध्यान दो, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहां पर 4F होगा और यहां पर क्या होगा, 5F होगा। तो लेंथनॉइड में ये 4F फिलअप होता है, लेंथनॉइड में कौन फिलअप होता है, 4F, और एक्टिनॉइड में कौन फिलअप होता है भैया, 5F। तो न्यूक्लियस के नजदीक कौन है, 4F या 5F? तो 4F ज्यादा स्क्रीन करेगा और 5F क्या करेगा, कम स्क्रीन करेगा। बात सुना ना? तो यहाँ पर चूंकि ज्यादा स्क्रीन करेगा इसलिए यहाँ पर जेड इफेक्ट उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, और यहाँ पर कम स्क्रीन करेगा इसलिए जेड इफेक्ट थोड़ा तेजी से बढ़ेगा, और इसलिए रेडियस यहाँ पर तेजी से गिरेगी। ठीक है, तो ये चीज जानते रहेगा। आगे चले बेटा, चलो, तो ये चीज हो गया था, रिमूव कर रहे हैं इसको। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बोलो, जेड इफेक्ट, सॉरी, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, so covalent radius also increases। तो यहां पर ध्यान दो, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर रुबिडियम, ये सीजियम, ये ध्यान दो बेटा, यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, सो कोवेलेंट रेडियस बढ़ेगा। ये FCl VRI ले रहे हैं। इन केस ऑफ डी ब्लॉक, आप ग्राफ बनाए होंगे पीछे, अभी आज वहीं शुरुआत हुई जहां पर ग्राफ बना था, देख लो ग्राफ आपने इस तरह से बनाया था, देखो बेटा, ये ग्राफ ऐसे था कुछ, देख रहे हो ना, ये क्या, ये 3D था, ये क्या था, 4D, और यहां पे अगर आप ध्यान दिए हो तो ये 5D था, ये ऐसे ऐसे था ना ये। तो ये जो 3D और 4D इनमें तो गैप है, लेकिन 4D और 5D में गैप नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा गया था, स्कैंडियम, यहाँ पर क्या, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ऐसे लिखा गया था ना। यहाँ पर एट्रियम, यहाँ पर लैंथनम, यहाँ पर जर्कोनियम, यहाँ पर क्या था, हैफनियम। तो अगर ये ध्यान दो, एट्रियम और लैंथनम ये टच नहीं किया है, बाकी सब एक दूसरे को टच करते हुए जा रहे हैं 4F 5F में। तो यहां पर अगर कोवेलेंट रेडियस की बात किया जाए, यहां पर ध्यान दो ना, तो यहां पर 3D लेस देन होगा 4D से, 4D नियरली इक्वल होगा 5D के, 4D नियरली क्या होगा, इक्वल टू 5D। पूछा जाए क्यों भैया, आप कहेंगे ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, एक चीज बताना भूल गए, देखो दिमाग से स्लिप कर गया, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है ऊपर बता देना था, अभी लिखा देते हैं, ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देना, तो यहां पर बट यहां पर स्कैंडियम, ये एट्रियम, और ये क्या होगा, लैंथनम, ये 3D है, ये क्या है 4D, और ये क्या बेटा 5D है। तो अगर आप इसको मान रहे हो तो यहां तो बराबर लिखना चाहिए था, हाँ, इसको तो क्या लिखना चाहिए था, बराबर लिखना चाहिए था। तो आप यहाँ पर बराबर नहीं लिखे हो, यहाँ पर लेस देन लिखे हो ना। तो पूछा जाए लेंथनम की रेडियस बराबर क्यों नहीं, छोटी है, मतलब बड़ी क्यों है, तो आप कहेंगे लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथनम के बाद होता है। तो यहां पर लिख लेंगे ये चीज।
एज lengthenoid contraction occur after the lengthenum. lengthenoid contraction occur after the lengthenum. तो क्योंकि lengthenoid contraction lengthenum के बाद होता है, यहां पर ध्यान बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है हमें, लिख लिए हो? यहां पर ध्यान बेटा, ये जिंक है। अब यहां पर कैडमियम, मरकरी, यहां पर क्या बेटा, सिल्वर, ये गोल्ड, यहां पर प्लेडियम, यहां पर प्लेटिनम, यहां पर रोडियम, इरिडियम, यहां पर र्यूथीनियम, ऑस्मियम, TCRE, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, नायोबियम, टेंटनम, जर्कोनियम, हैफनियम, यहां पर एट्रियम, लैंथनम। ध्यान दीजिएगा इन दोनों की रेडियस। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, ये 57 है और ये 72 है, इसके बीच में कितने एलिमेंट का गैप है? 14। तो ये 58 से 72, ध्यान दो। अब ये 71, तो ये 57 है, ये 72 है, इसके बीच में 58 से 71 पाया जा रहा है। अब इसकी रेडियस बीच में घटेगी। बीच में अगर ऐसे कोई चीज रख के सिकोड़ा जाए तो ऊपर वाला हाथ नीचे जाएगा या नीचे वाला? ऊपर वाला नीचे आ जाएगा ना, तो ऊपर वाला हाथ नीचे आएगा, तो अगर इसके पैरेलल ऐसे कुछ हो तो बराबर हो जाएगा उसके। बात सुना ना, इस नीचे वाले पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो वही चीज है कि यहाँ जो लैंथनम है, ध्यान दो, अब तो मिटा दिए, यहाँ पर लैंथनम लिखा गया था ना, ये लैंथनम अच्छा भी लिखा है, ये स्कैंडियम था। तो ये लैंथनम की साइज इसके बराबर, मतलब यहाँ पर इसको क्यों नहीं फॉलो कर रही है? तो आप कहेंगे लैंथनम के बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन कहां पे हुआ है? लैंथनम के बाद हुआ है। तो अब यहां पर ध्यान दो, इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों की साइज क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। सबसे ज्यादा जर्कोनियम और हैफनियम का पूछा जाता है। ऑप्शन में किसका साइज ऑलमोस्ट सेम है पूछा जाता है, तो किसका रहता है? जर्कोनियम और हैफनियम का। इनकी साइज सेम नहीं है। अच्छा, संयोग से देखो, यहां इधर भी रेडियस सेम है। अभी यह ग्राफ बनाया हो ना, ये भी रेडियस लगभग क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, किसकी रेडियस सेम है और किसकी सेम नहीं है। तो यहां पर इधर भी सेम है और ऊपर भी सेम है। जैसे ये टंगस्टन है, तो इसकी रेडियस रेनियम के भी लगभग समान होगी, और इसकी रेडियस मॉलिब्डेनम के भी क्या होगी? समान होगी। भाई देखो, यहीं पे तो है ना, ये देखो, जैसे मान लो यहीं पर सपोज करो, यहीं क्या है? क्रोमियम यहाँ पे है, तो यहीं पर क्या होगा? मॉलिब्डेनम होगा, यहीं पर क्या होगा? टंगस्टन होगा। समझ ना? इसके आगे बढ़ जाओगे, रेनियम यहीं कहीं पे होगा। तो इधर भी रेडियस सेम है और ऊपर भी रेडियस क्या है? सेम है। तो ये चीज आप लोग जानते रहेगा। ठीक है, चलो रिमूव करें इसको। एक लाइन नोट करके लिख लेगा, 2 लाइन नोट करके लिखना है, 2 लाइंस दिमाग से स्लिप की हुई हैं। पहला, डिक्रीज इन साइज ऑफ लैंथनम, भैया डिक्रीज इन साइज ऑफ लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। डिक्रीज इन साइज ऑफ एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा।
एक और चीज यहां पर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान देना। यहां पर क्या बताया गया, आपको कल भी पढ़ाया गया था कि ये रेडियस लगभग क्या होगी, सेम होगी, ये पढ़ाया गया था। और फिर जिंक की रेडियस क्या हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन अगर आयनिक रेडियस देखा जाए तो कॉन्टिन्यूअस घटेगी। ठीक है, तो लिखिएगा ये 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट। आयनिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन मेटल continuous decreases in period। अच्छा, इसका कारण क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल है इनकी आयनिक रेडियस कंटिन्यूअस घट रही है, जबकि एटॉमिक रेडियस कुछ दूर तक बराबर थे, क्रोमियम से कॉपर फैमिली तक बराबर थे, लेकिन आयनिक रेडियस बराबर नहीं होगी, कम होगी। कारण क्या है, ध्यान देना। जब आपको समझाए थे बराबर क्यों है, तो यहां पर ध्यान दो क्या बताए थे, यहां पर ध्यान दो, ये न्यूक्लियस, ये क्या है, ये यहां पर 4s लिए थे, यहां पर क्या लिए थे, 3d लिए थे ना। और आपको क्या बताया था यहाँ कि यहां पर जब आप आगे बढ़ोगे, ये कैल्शियम मान लो यहां पर 4s2 लिए थे, 3d 0 था। स्कैंडियम यहां पर क्या हो जाएगा, 4s2 3d1 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। और टाइटेनियम क्या हो जाएगा बेटा, 4s2 3d2 हो जाएगा, यही बताए थे कि जब आप स्कैंडियम से आगे बढ़े, मतलब यहाँ पर कैल्शियम मान लो 4s2 यहाँ पर 0 है, लेकिन स्कैंडियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, टाइटेनियम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा और डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो प्रोटॉन बढ़ने के कारण जेड इफेक्ट बढ़ना चाहिए, जिससे रेडियस कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ना चाहिए, जिससे रेडियस ज्यादा होना चाहिए। तो शुरुआत में जब यहाँ पर डी में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है और जेड इफेक्ट ज्यादा होता है, जिससे रेडियस क्या होती है, धीरे धीरे ऐसे घटती है। लेकिन बाद में जब यहाँ पर 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट इस जेड इफेक्ट को बैलेंस करता है, जिससे रेडियस क्या हो जाती है, लगभग क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और बाद में ये रेडियस इसलिए बढ़ी थी कि यहाँ पर इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो गया था। डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया था तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करने लगे थे, इसलिए रेडियस क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, यही बताया गया था। लेकिन ध्यान दो, जब आयन की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आयन की बात करेंगे तो ये जो s2 इलेक्ट्रॉन है गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब हो गया कि नहीं हो गया। और स्क्रीनिंग कहां पे देख रहे थे, s2 पर ही तो देख रहे थे। ये डी स्क्रीन कर रहा था किसको, s को। अब जब s हटा दिया गया, अब आउटर मोस्ट कौन है, डी। अब प्रोटॉन बढ़ेगा न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा डी में। तो अब ये कहां बाहर किसके लिए स्क्रीन करेगा, तो अब तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही बढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब नेट क्या बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। और जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो रेडियस घट रही है, बात सुने ना। तो आयनिक रेडियस कंटिन्यूअसली घटेगी, उसमें ये जो एटॉमिक का ट्रेंड देखे थे, पहले घटेगा, बराबर हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, ये नहीं होगा। वो पूरा शुरुआत से घटती जाएगी और अंत तक घटती जाएगी, बात सुने ना। तो यहां पर जो अभी आप लिखे हो, यहां पर अगर जैसे आपसे लिखा जाए, मान लो यहां पर मान लो क्रोमियम डबल प्लस कर दिया जाए, आयरन डबल प्लस, आगे क्या है, मैग्नीज डबल प्लस, आगे क्या है बोलो, कोबाल्ट डबल प्लस, निकल डबल प्लस, यहां पर ध्यान दो कॉपर डबल प्लस, और क्या हो जाए, जिंक डबल प्लस। तो यहां पर क्या कहोगे, जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है और आयनिक रेडियस क्या है, घट रही है। जबकि यहां पर अगर ये चार्ज हटा दो, चार्ज हटा दो, तो क्रोमियम से लेकर कॉपर तक रेडियस लगभग बराबर है। लेकिन अगर ये आयन चार्ज आ गया तो रेडियस कंटिन्यूअसली क्या है, घट रही है। तो एक पॉइंट कल मिस कर गया था, दिमाग से स्लिप कर गया था बताने के लिए, तो बता दिए, ठीक है। चले आगे, हाँ बताओ, हाँ मैग्नीज, अच्छा मैग्नीज पहले आना चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ कर दो, ठीक है।
चले आगे, रिमूव करें बेटा इसको। चलो ये मैग्नीज पहले कर लेना, क्रोमियम आयरन के। चलो हम लोग एटॉमिक रेडियस देख रहे थे जिसमें कोवेलेंट हो गया है। आज चलो जिससे रेडियस तो आज खत्म कर लें। रिमूव करें बेटा, आगे चलेगा वांडर वाल रेडियस। वांडर वाल रेडियस, यहां पर ध्यान देना, यहां पर जैसे हम लोग क्या ले रहे हैं, CO2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो ऐसा होगा। यहां पर ध्यान दो, ये कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर क्या है ऑक्सीजन, ये ध्यान देना बेटा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है। यहां पर न्यूक्लियस का सेंटर लेते हैं और इनके बीच की दूरी लेते हैं, ये RC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RC। पहले ध्यान दो, ये पड़ोसी अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं भाई। CO2 एक मॉलिक्यूल है, ये CO2 दूसरा मॉलिक्यूल है, नेबरिंग मॉलिक्यूल है, पड़ोसी मॉलिक्यूल हैं। इनके सिमिलर एडजेसेंट एटम लिए गए हैं, कार्बन कार्बन सिमिलर है और एडजेसेंट मतलब बगल वाले एटम लिए गए हैं। इनके न्यूक्लियस की आधी दूरी, न्यूक्लियस के सेंटर की आधी दूरी। हाँ, शर्त यह है कि सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। शर्त क्या है? सॉलिड स्टेट में। क्यों? CO2 गैस है ना। अब अगर गैस स्टेट में लेते हो तो मान लो एक CO2 यहां पे है, दूसरा CO2 यहां पे है, अब न्यूक्लियस के बीच की आधी दूरी ले लो, बोलो ये रेडियस है। तो क्या ये रेडियस है? नहीं, सॉलिड स्टेट में होगा तो क्लोज होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, अच्छा ध्यान देना, कल जब हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़े थे तो यहां पर एटम ये एक दूसरे को टच कर रहे थे, ना। आज ये एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि कल जब हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे तो दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ था। कोवैलेंट बॉन्ड बनने का मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप किए थे। जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाएंगे तो हम यहां खड़े आप वहां खड़े हाथ नहीं मिला पाएंगे, एक निश्चित दूरी होगी, उसके दूर अगर उससे चले जाएंगे तो हाथ नहीं मिला पाएंगे, बात है ना। और कोवैलेंट का मतलब सॉरी वांडर वाल का मतलब एक सिंपल सा अट्रैक्शन है। हम यहां बैठे तब भी अट्रैक्शन, आप वहां बैठे हो तब भी थोड़ा सा अट्रैक्शन रहेगा हमारे आपके बीच में, बात है ना। तो ये जरूरी नहीं कि आप हमारे एकदम पास खड़े रहोगे तभी अट्रैक्शन होगा, थोड़ा दूर खड़े होकर बात हो रही तो अट्रैक्शन नहीं है, बात है ना। तो ये इसीलिए इनको सॉलिड स्टेट में लिया गया है। तो यहां पर in solid state half of the distance between similar adjacent atom of neighboring molecule सिमिलर एडजेसेंट एटम ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल। डायग्राम बना लेंगे। यहां पर डिटरमाइंड मोस्टली इन इनर्ट गैसेस, मोस्टली लोग इनर्ट गैस में डिटरमाइन करते हैं भैया। यहां पर एज वांडर वाल फोर्स इज वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड,
Hence, van der Waal radius is greater than covalent radius. तो चूंकि van der Waal फोर्स वीक फोर्स होता है, इसलिए van der Waal रेडियस क्या होगी भाई? van der Waal वीक होगा तो एटम उतने क्लोज नहीं आ पाएंगे जितने कि कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाएंगे। अब यहां पर लिथियम लिया जाए, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां पर क्या लिए हो? नियान। तो यहां पर क्या भैया? कोवेलेंट रेडियस है, और यहां पर क्या बेटा? van der Waal रेडियस है, और कह रहे हो कि van der Waal रेडियस बड़ा होगा, तो इसका मतलब नियान की रेडियस पूरे पीरियड में क्या है? सबसे बड़ी है। नियान क्या है? इनर्ट गैस। तो इसका मतलब पीरियड में सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी? किसकी होगी? नियान की। नियान ना इनर्ट गैस की। यहां पर मैक्सिमम रेडियस इन पीरियड, किसकी हो जाएगी बेटा? इनर्ट गैस। एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट फोर्थ पीरियड। यहां पर पोटेशियम की रेडियस क्रिप्टन से ज्यादा होगी। फोर्थ पीरियड में पोटेशियम की रेडियस क्रिप्टन से क्या होगी? ज्यादा होगी। मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियस इन पीरियड, एल्कली मेटल। इस पॉइंट को काफी ध्यान से देखिएगा, नहीं तो जैसे दिमाग में आता है ना मैक्सिमम रेडियस, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आता है? इनर्ट गैस आ जाता है। तो अगर कोवेलेंट रेडियस कहेगा, ध्यान दो, तो कोवेलेंट रेडियस लिथियम से शुरू होकर फ्लोरीन तक की तो है, तो इसका तो वहां तो इनर्ट गैस है नहीं। तो फिर इसमें सबसे बड़ी कोवेलेंट रेडियस कौन होगी? लिथियम। एल्कली मेटल कल पढ़ाया गया था। तो अगर आपसे कहता है मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियस, तब एल्कली मेटल। मैक्सिमम रेडियस कह रहा है तो भैया इनर्ट गैस। इसको थोड़ा ऊपर करें। एक क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दो। Which one of the following is correct order of radius of fluorine and neon? यहां पर भैया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? डी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया है, ठीक है? AIEEE में आया था, फिर से क्वेश्चन वो बदल ही नहीं रहे हैं, फिर से रिपीट मार रहे हैं। Which one is correct order of radius of F माइनस एंड नियॉन? हालांकि अभी पढ़ाए नहीं है, लेकिन फिर भी
क्या होगा भैया? ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो। हमने बदला क्यों नहीं, दूसरा आइटम क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो जो पूछा गया ऐसा नहीं फिर नहीं पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा, लेकिन उसी में थोड़ा सा चेंज कर दिए। तो आप ये क्वेश्चन पढ़े हो बुक में, नोटबुक में पढ़ाया भी गया है, पढ़ाया गया ना, आपने आंसर भी बताया कि ये आंसर है और सही बताया। क्यों बताया? क्योंकि आपको मालूम है कि इनर्ट गैस की रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है। इनर्ट गैस यहां पर भी एक है, वही इनर्ट गैस है, वही हाइड्रोजन भी है। अब की बार क्या किया, धीरे से माइनस चार्ज लगा दिया। चूंकि आप किताब में तो पढ़े हो, कॉन्सेप्ट भी पढ़े हो, ये भी मालूम है कि इनर्ट गैस की ज्यादा होती है, ठीक है? तब आप खोजोगे क्या, इनर्ट गैस तो यहां ज्यादा है, रेडियस थोड़े डाटा रटा है किसी को, तो गलत कर बैठोगे। बात समझ रही है? तो इसीलिए करें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते, लेकिन बस थोड़ा सा साइकोलॉजिकल होते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए तब अपना आंसर दीजिए ना बेटा। तो यहाँ पर नेगेटिव आयन की रेडियस इनर्ट गैस से ज्यादा हो जाएगी, ये भी लिखाने चल रहे हैं थोड़ी देर में। अब इतना है, चलो रिमूव करें इसको। चलो मेटेलिक रेडियस, यहां पर सोडियम मेटल है, ये यहां पर क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन में 2 8 क्या हो जाएगा, 1। यहां 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, Na+। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन। इसको कहेंगे कर्नल और इसको कहेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। पढ़ाए रहे होंगे, बताए नहीं बताए हैं? कर्नल क्या होता है, रेसिडुअल पार्ट ऑफ एटम आफ्टर रिमूवल ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जो भी पार्ट शेष बच रहा है, ध्यान रखिए, सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, सोडियम में एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 हैं, तो दोनों निकालने के बाद जो पार्ट शेष बचेगा दैट इज कर्नल। अगर आप केवल एक निकाल दिए और कोई भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो कर्नल नहीं है, तो ये कर्नल है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें, मेटालिक स्ट्रक्चर को, तो यहां पर कर्नल, ये इलेक्ट्रॉन, कर्नल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा बेटा, कर्नल, इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये कर्नल। बाकी डिफिनेशन में वही है कि ये मेटालिक क्रिस्टल हो गया। क्या हो गया बेटा, मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल में 2 कर्नल हो गए, ये 2 कर्नल हो गए, ठीक है? अब 2 कर्नल के न्यूक्लियस के सेंटर की आधी दूरी को आप क्या कहेंगे, मेटालिक रेडियस कहेंगे। तो यहां पर क्या लिखने वाले हो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 2 adjacent kernel in metallic lattice, लैटिस या क्रिस्टल जो भी बोलो। तो मेटेलिक लैटिस में 2 एडजेसेंट कर्नल के न्यूक्लियस के सेंटर की जो आधी दूरी है वो क्या कहलाएगा, मेटेलिक रेडियस कहलाएगा। मेटेलिक रेडियस इंक्रीजेज इन ग्रुप, कारण वही जो आप पढ़ते आए हो, डिक्रीजेज इन पीरियड। यहां पर कारण क्या, सॉरी, यहां पर जेड इफेक्ट इंक्रीज करेगा और वहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। यहां पर क्या करेगा बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। यहां पर नोट करके देख लो, इधर देखो, यहां पर जो कोवैलेंट बॉन्ड है
ये स्ट्रांग होगा किससे? मेटेलिक बॉन्ड से। और ये स्ट्रांग होगा किससे? वांडरवाल फोर्स से। किससे भैया? वांडरवाल फोर्स से। तो रेडियस का क्रम क्या हो जाएगा? सो कोवैलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन मेटेलिक रेडियस इज स्मॉलर देन, बेटा बोलो, वांडरवाल रेडियस। ये सभी पूछे जाने वाले हैं। ये फोर्स का क्रम पूछ ले, रेडियस का क्रम पूछ ले, तो सब आप लोग ध्यान में रखोगे। डिफिनेशन थोड़े पूछेगा। चलिए बेटा आगे रिमूव करें इसको। रिमूव करना है। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस में देखो, यहां पर ध्यान दो बेटा, ये कोई आयनिक क्रिस्टल ले रहे हैं, जैसे मान लो NaCl है, तो यहां पर ये न्यूक्लियस तो है, ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये पॉजिटिव आयन है, ये क्या है? नेगेटिव आयन। तो अब इस तरह से यहां पर आयनिक क्रिस्टल में यहां पर तो केवल एक कैटायन एक एनायन बनाया गया है, NaCl ऐसे लिख डालो। तो यहां पर किसी भी न्यूक्लियस के सेंटर से वो डिस्टेंस जहां तक ये दूसरे आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अफेक्ट करता है, उसको आयनिक रेडियस कहेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस up to which it affect electron cloud of other atom, other ion in ionic crystal। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू व्हिच इट अफेक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अदर आयन इन आयनिक क्रिस्टल। यहां पर ध्यान देना बेटा, आयनिक रेडियस दो टाइप की होगी। टू टाइप। पहला कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस देखो बेटा, इधर ध्यान देना, यहां पर जैसे भी सोडियम मेटल की बात हुई थी, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। कितने सेल हैं? 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तभी तो कैटायन बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। कितना सेल? 2 8। प्रोटॉन कितना? 11। प्रोटॉन कितना? 11। यहां पर ध्यान दो, सेल 3 है, सेल 2 हैं, तो कैटायन की रेडियस ज्यादा है या न्यूट्रल एटम की? न्यूट्रल एटम की। कैटायन की रेडियस क्या हो गई? कम। इधर देखो भाई, एक जगह पे न्यूक्लियस, एक सेल दो सेल, एक जगह पे न्यूक्लियस, एक सेल दो सेल तीन सेल, आप खुद देख लो कहां पर रेडियस ज्यादा है? 2 सेल वाले में, 3 सेल वाले में? हाँ, 3 सेल वाले में। 2 सेल वाले में क्या है? कम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी कैटायन की रेडियस हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से कम होगी, क्योंकि कैटायन के बनने पर आउटर मोस्ट सेल गायब हो जाएगी और जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो लिख लेंगे
radius of cation is always less than its neutral atom as on formation of cation। बोलो बेटा, outermost cell is last and Z effect increases। outermost cell is last and Z effect increases। तो outermost cell गायब हो जाएगा और Z effect क्या होता है, बढ़ जाता है। Z effect बढ़ जाता है। यहां पर cationic radius inversely proportional to magnitude of positive charge। यहां पर ध्यान रखना, m प्लस m डबल प्लस m ट्रिपल प्लस Z effect increases, so radius decreases। यहाँ आयनिक नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ न्यूट्रल एटम भी है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेडियस क्या होगी, घटती जाएगी, कारण Z इफेक्ट बढ़ रहा है। रिमूव करें इसको भैया, रिमूव कर रहे हैं। एनायनिक रेडियस एनायनिक रेडियस बोलो, यहां पर नाइट्रोजन आइटम ले रहे हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो n माइनस हो जाएगा। यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 5, 2 और 5, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6। अब यहां पर प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन 7, प्रोटॉन यहां पर कितने होंगे, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स कहां पर ज्यादा होगी, 7 में या 7 में, 7 में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जेड इफेक्ट क्या है, जेड इफेक्ट बोलो बेटा घट रहा है, सो रेडियस बढ़ रही है। मतलब आयन की, एनायन की रेडियस न्यूट्रल एटम से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां पर IE एनायनिक रेडियस मोर देन न्यूट्रल एटम एज on formation of anion, on formation of anion बोलो बेटा, बोलो भैया, Z effect decreases। anionic radius मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहां पर ध्यान देना, n माइनस, n डबल माइनस, n ट्रिपल माइनस, Z effect decreases, so ionic radius increases। नोट करके इधर एक यहां पर आयोडीन माइनस, आयोडीन, आयोडीन प्लस,
ये तो आयोडीन है। मान लो कोई एलिमेंट है जिसके बारे में नहीं जान रहे हो, M माइनस M प्लस, तो कोई भी एटम है, न्यूट्रल एटम की रेडियस अपने एनायन से कम और कैटायन से क्या होगी, ज्यादा होगी। रिमूव करें इसको भैया। Ionic radius decreases in period as Z effect increases. यहां पर ध्यान दो, Na प्लस Mg डबल प्लस Al ट्रिपल प्लस Si प्लस 4, ये आयनिक रेडियस क्या है बेटा, घट रही है। कारण क्या होता होगे, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। C4 माइनस N ट्रिपल माइनस O डबल माइनस F माइनस, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, आयनिक रेडियस घट रही है। आयनिक रेडियस इंक्रीजेज इन ग्रुप, बोलना, एज स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। यहाँ पर लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, ध्यान देना, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, so covalent so ionic radius increases. Which has maximum radius? किसकी रेडियस मैक्सिमम होगी बेटा? बोल नहीं रहे हो आप लोग। यहां पर ध्यान दो, ये पीरियड में जा रहे हो, देखो लिथियम और बेरिलियम एक पीरियड के हैं, सोडियम मैग्नीशियम एक पीरियड के हैं, इधर जाने पर रेडियस घटती है, रेडियस घटती है, मतलब इसकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस कम है, इन दोनों की रेडियस ज्यादा है। ये दोनों एक ग्रुप के हैं, ग्रुप में आने पर रेडियस क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए सोडियम की रेडियस ज्यादा है। ठीक है, इसको रिमूव कर दें। भैया आगे डलेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। Species having same
number of electron but different number of proton. अरे सॉरी, अब आप खुद देख सकते हो जेड इफेक्ट बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। सो रेडियस घट रहे हैं। अब ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो भैया, सभी लोग ध्यान से देखो, केवल इतने तीन को देखो। इन तीनों में सबसे ज्यादा रेडियस किसकी है? ये माइनस की, और सबसे कम Na प्लस की। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ओ डबल माइनस की रेडियस सबसे ज्यादा है, Mg डबल प्लस की रेडियस क्या है? सबसे कम। फिर से उन्हीं तीन पे आते हैं। तीनों अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसकी रेडियस ज्यादा होगी, इवन मोर देन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस से भी ज्यादा। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी रेडियस कम होगी। दो पॉजिटिव मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दो पर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसकी रेडियस और कम होगी। इसी तरह से दो पर नेगेटिव चार्ज है, जिस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उसकी रेडियस और ज्यादा होगी। तो यहां पर इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज radius of anion is always maximum even more than inert gas। अभी एक क्वेश्चन कराया था ना पीछे EF माइनस और नियान का, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर रहे थे कि अरे नियान है, EF माइनस का क्या बोले। तो ये है कि EF माइनस का चूंकि माइनस चार्ज है इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन है which has maximum radius। क्वेश्चन जो भी होगा क्वेश्चन वही है। ऑप्शन बदल गए हैं तो किस्म का बी, यहां पर ए मैक्सिमम रेडियस पूछा गया है। तो यहां पर दो नेगेटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो नेगेटिव चार्ज वाले का ज्यादा होगा। मान लो दो पर नेगेटिव चार्ज है तो जिस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उसका ज्यादा होगा, जिस पर कम है उसका कम होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, रिमूव कर रहे हैं इसको। अगला आपका हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ आयनिक रेडियस।
पहला हाइड्रेशन एनर्जी, आयनिक मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट नंबर can be predicted. Transport number can be predicted. Hydration, interaction of water molecule with anything, इंट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद एनीथिंग। ये ध्यान देना, ये वाटर जैसे है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। ये तो यहाँ पर ये वाटर जो है इसके पास दो अपोजिट पोल हैं, प्लस पोल और क्या है माइनस पोल। अब मान लो यहाँ पर आपने सपोज करो Na प्लस डाल दिया, तो इसका जो नेगेटिव पोल है इस Na प्लस को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। अब मान लो यहाँ पर आपने लिथियम प्लस डाल दिया, तो लिथियम प्लस भी क्या करेगा इसके नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा। अब ये ध्यान देना है कि कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो जहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज डेंसिटी के। अब वो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज ही हो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा साइज के। यहां पर ध्यान देना, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, यहां पर साइज इंक्रीजेज सो हाइड्रेशन डिक्रीजेज। यहां पर F माइनस, Cl माइनस, बोलना Br माइनस, आयोडीन माइनस। यहां पर ध्यान देना बेटा, Na प्लस, Mg डबल प्लस, Al ट्रिपल प्लस, Si प्लस 4। यहां पर साइज डिक्रीजेज, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेज, हाइड्रेशन इंक्रीजेज। चलें आगे। रिमूव करना है, रिमूव करो बेटा। चलो, हाइड्रेशन एनर्जी, अच्छा एनर्जी की जगह पर अगर इंथैल्पी लिख दें तो क्या चेंज करना पड़ेगा। अभी एनर्जी लिखे तब इंथैल्पी लिख दिया, एनर्जी नहीं लिख रहे हैं, तो क्या बदल गया क्या बदल गया एक, बोलो एक के आगे बोलो। इंथैल्पी कहेंगे तो एक मोल कहना पड़ेगा। जैसे भी एनर्जी बोल रहे थे ना, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन हाइड्रेशन ऑफ एनीथिंग, किसी के भी हाइड्रेशन होने पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी है। लेकिन किसी के एक मोल के हाइड्रेशन होने पर जो एनर्जी रिलीज होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी है।
तो आप 1 मोल ले लो, आधा मोल ले लो, 10 मॉलिक्यूल ले लो, 5 मॉलिक्यूल ले लो, जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी है। लेकिन जब उसी को 1 मोल कह दोगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of anything get hydrated। आप लास्ट वर्ड पढ़ो, गेट हाइड्रेटेड पढ़े हो, गेट हाइड्रेटेड कह रहे हो, मतलब हाइड्रेशन होने पर ही एनर्जी रिलीज होगी। हाइड्रेशन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो इसका मतलब हाइड्रेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो हाइड्रेशन यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी शॉर्ट में HE कह रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? हाइड्रेशन के। तो इसका मतलब जो फैक्टर हाइड्रेशन को सपोर्ट किए थे वो फैक्टर इसको भी क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब जहां पर हाइड्रेशन बढ़ा था वहीं पर आप चाहे तो जहां पर हाइड्रेशन लिखे तो वहीं पर हाइड्रेशन एनर्जी भी लिखो ऐसे। ठीक है, फिर से एग्जांपल हमें नहीं देना पड़ेगा। तो वहीं पर क्या लिखोगे बेटा? ये ध्यान दो, यहां पर Na+Mg डबल प्लस, यहां पर क्या है? Al ट्रिपल प्लस Si+4। ये साइज घट रही है, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, हाइड्रेशन बढ़ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। चलो, आयनिक मोबिलिटी। या ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड बाय आयन। और ये ट्रांसपोर्ट नंबर क्या? ये आयनिक मोबिलिटी है। और ट्रांसपोर्ट नंबर क्या बेटा? फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय इंडिविजुअल आयन। कैरीड बाय इंडिविजुअल आयन। तो फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय इंडिविजुअल आयन। तो किसी विशेष आयन के द्वारा जो करंट कैरी किया जाता है उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ये आयनिक मोबिलिटी या देखो आयन अगर ज्यादा मूव करेगा तो करंट ज्यादा कैरी करेगा, अरे आयन कम मूव करेगा तो करंट क्या करेगा? कम कैरी करेगा। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन के डायरेक्टली या इनवर्सली? हाइड्रेशन कम होना चाहिए। तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी के भी क्या होगा? इनवर्सली। साइज के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली। तो मतलब हाइड्रेशन कम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रेशन अगर कम होगा तो आयन का मूवमेंट ज्यादा होगा। भैया यहां पर ध्यान दो, लिथियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, कुछ छूट गया बीच में क्या? सोडियम छूट गया, चलो कोई बात नहीं। ये साइज बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट नंबर भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहां पर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस।
which has maximum transport number. क्या हो जाएगा भैया? RBCl। Cl तो सभी में है, आरबी की साइज चूंकि बड़ी है इसलिए आरबी का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो RBCl मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे आयनिक रेडियस के बारे में। रेडियस पढ़ लिया गया। किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हो भैया। आप फिर लगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अगला टॉपिक, आयोनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी released from valence cell, amount of energy required to release, not released, amount of energy required to release one electron from valence cell of isolated neutral gaseous atom, isolated neutral gaseous atom is ionization energy. Unit किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एंडोथर्मिक होगा। ऑलवेज एंडोथर्मिक। ऑलवेज क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। यहां पर अच्छा, यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। चलो खड़े हो जाओ। इस एनर्जी क्या बोला जाए? इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाए? हाँ हाँ, वो देख रहे हैं, वो देर सो रहे हो। आज पहले दिन आए हो क्या? हाँ, दूसरा दिन है। हम पहले दिन देख रहे हैं। सोने आए हो पढ़ने आए हो? हाँ, जब मन नहीं लगेगा तो आंख लगे बेटा। आंख तब नहीं लगती जब मन लगता है ना। तमाशा करने आया हो तो अलग बात है। बैठ जाओ। चलो तुम खड़ो पीछे। क्या कहा जाए इसको? हाँ, क्या बोले इसको? आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाए? तुम्हारा ध्यान नहीं है। लिख रहे हो सब? नहीं, सब रट गया होगा ये ना। जो पढ़ाया रहा है उससे कोई मतलब थोड़े है। किताब खुल गई अपना, उस देख रहे हो। हाँ,
अच्छा, हेरिंग ढूंढ रहे हो बड़ी देर से, घंटे से। हेरिंग बिना देखे नहीं पढ़ोगे? हाँ तब हेरिंग तो घर पे जाकर ढूंढ सकते हो। हाँ, आना जाना एक अच्छा नहीं, तमाशा ऊपर से। बैठो। क्या बोला जाए इसको? नहीं बोलेंगे। गैस स्टेट में है ये। यहां पर 3 वर्ड यूज किए हो, आइसोलेटेड, न्यूट्रल, गैसियस। ये तीनों वर्ड अगर फुलफिल होंगे तभी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो ये सॉलिड स्टेट में है, फिर क्या बोलेंगे? क्या बोल रहे हो? नहीं बेटा, एलिमिनेशन का मतलब क्या, निकलना ही होता है। बैठ जाओ। यहां पर ध्यान दो, किसी सॉलिड को सीधे गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। तो इसका मतलब ये सॉलिड गैस में बदला होगा। अब इस गैस से एनर्जी निकली है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, तो यहां पर जो एनर्जी दिए रहे होंगे क्या होगी? सब्लिमेशन एनर्जी होगी। और यहां पर जो एनर्जी दे रहे हैं ये क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे रिएक्शन देख के अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सी एनर्जी है, तो आप बोलेंगे सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन दोनों है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये सॉलिड स्टेट में पहले इसको गैस में बदलेंगे, फिर यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो अब यहां पर गैस में बदल गया, देखो आइसोलेटेड भी है, न्यूट्रल भी है, गैसियस भी है। ठीक है, तो यहां पर तो खैर आपको एक ग्राफ से मतलब उससे समझा दिए। यहां पर एग्जांपल अगर देखना है तो ध्यान देना, यहां पर मान लो इस यहां पर सीधे गैस ले रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, Na प्लस ये गैस, यहां पर ये डेल्टा H, यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस x किलो कैलोरी। क्या लिखेंगे? प्लस x किलो कैलोरी। ये हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर इस एनर्जी को पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, हम अलग से नहीं लिखा रहे हैं, इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों होगा। फिर एंथैल्पी वर्ड यूज किए, तो एंथैल्पी वर्ड यूज करें इसका मतलब मोल, एनर्जी यूज करेंगे तो एटम। ठीक है, चलो ध्यान रखिएगा, इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे भी। ठीक है, चलो यहां पर देखना बेटा, यहां पर हम एक एटम ले रहे हैं m, एक एटम है, ये आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है, गैसियस भी है। यहां पर आप क्या कर रहे हो, m प्लस ये गैस, m डबल प्लस ये गैस, m ट्रिपल प्लस ये गैस। ठीक है, यहां एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन निकला होगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, दूसरा निकला तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, और तीसरा निकला तो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। यहां पर ध्यान देना, IE3 इज ऑलवेज मोर देन IE2 इज ऑलवेज मोर देन IE1, ऑलवेज, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। कारण पूछा जाए तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैसे वैसे जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, हम पहले एक क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, क्वेश्चन लिखिएगा नहीं है आप लोग, क्वेश्चन बाद में लिख लीजिएगा, अभी एक स्टेटमेंट उसके पहले लिखाएंगे, फिर पहले सीधे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी आयोनाइजेशन एनर्जी इज पॉसिबल फॉर नाइट्रोजन? How many ionization energy is possible for nitrogen?
डिजिट बोलो, ए बी नहीं, तीन, तीन कितने लोग बोलेंगे? 5, 7, आंसर विल बी 7। ऑल इलेक्ट्रॉन कैन बी रिप्लेस्ड फ्रॉम एन एटम, किसी भी एटम से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को बाद में लिखेगा, इसके पहले नोट करके लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल फॉर एनी एटम इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल फॉर एनी एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो किसी एटम के लिए कितने आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है? तो एटॉमिक नंबर के बराबर पॉसिबल है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए हमारा? 7 होना चाहिए। तो किसी भी एटम से सारे इलेक्ट्रॉन बेटा आप निकाल सकते हो। रिमूव कर रहे हैं इसको या ऊपर कर दे रहे हैं? तो ये सब ध्यान रखिएगा, सब काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट के, ionization energy also depends upon number of electron in subshell या ऑर्बिटल। यहां पर ध्यान देता आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फील्ड ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड इनकम्प्लीट। ये ध्यान देना, ये यहां पर ये तो ऑलवेज है, ऑलवेज, और ये हमेशा के लिए सही नहीं है, हमेशा के लिए सही नहीं है। यहां पर ध्यान दो, यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ P6 NP6 कर रहे हैं, NP5 कह रहे हैं, NP4 कह रहे हैं, NP3 कह रहे हैं, अरेंजेबल की कह रहे हैं। क्या होना चाहिए? P6 फिर भैया ये यहां पर ध्यान देना सभी लोग, इधर ध्यान दो, ये इधर फिर से यहां पे आ रहे हैं, ध्यान दो, ये P3 है, P4 है, P5 है और क्या है? P6 है। ध्यान देना, ये पीरियड में जा रहे हो, जब पीरियड में आप जाते हो तो जेड इफेक्ट बढ़ता है। तो मान लो यहां पर जेड इफेक्ट कितना है? x, यहां पर x प्लस कितना बढ़ता है? 0.65, यहां पर फिर कितना बेटा? 0.65, फिर 0.65 हो जाएगा। अब ये हाफ फील्ड है और ये इनकम्प्लीट है,
तो इस हाफ फील्ड और इनकम्प्लीट वाले के जेड इफेक्ट में अंतर बहुत ज्यादा होता है। बहुत क्या होता है, मतलब ये डिफरेंस तो है, लेकिन ये जो हाफ फील्ड है, ध्यान रखिएगा, हाफ फील्ड वाले की यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? आप कहेंगे एक्स्ट्रा स्टेबल है। क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल है? ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर। ये सब पढ़ाया गया है। एंड मोर एक्सचेंज इन एनर्जी। ध्यान रखिएगा, जो हाफ फील्ड होते हैं या फुल फील्ड होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी दो कारण से ज्यादा होती है। एक तो उनका नेचर क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, ये सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। दूसरा, मोर एक्सचेंज इन एनर्जी होता है, एनर्जी में एक्सचेंज ज्यादा देखने को मिलता है जब डी ऑर्बिटल प्रहार जहां पड़ता है तो। ठीक है, तो ये जो यहां पर ध्यान दो, इसलिए जो P3 है ये ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। यहां पर ज्यादा तो इससे भी चाहिए था, क्यों? चूंकि यहां पर जेड इफेक्ट ज्यादा है, तो लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला पार्ट सुपीरियर हो गया है। अब यहां पर इसका जेड इफेक्ट देखो और इसका जेड इफेक्ट, तो दोनों के जेड इफेक्ट में अंतर काफी ज्यादा डिफर कर रहा है। तो इसलिए इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या कर गया है, सुपरसीड कर गया है, लीड कर गया है। ऐसे सीधे सीधे सुन लो कि जो हाफ फील्ड है उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है तुरंत बाद वाले से ज्यादा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं होगा। किसी भी आप कह दो कि इनकम्प्लीट से ज्यादा होगा तो ऐसा नहीं होगा, तुरंत बाद वाले से ज्यादा होगा। तो P3 की P4 से ज्यादा होगी, P6 से ज्यादा, 5 से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह से D5 की D6 से ज्यादा होगी, लेकिन अब कहते हो D7 से भी ज्यादा होगी, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यहां पर ध्यान दो, इसके नीचे में क्या कह दिया, ऑलवेज। यहां पर ऑलवेज नहीं लिखा है, मतलब ये चीज हमेशा नहीं होगा, ये तुरंत बाद वाले के लिए होगा, उसके बाद वाले के लिए फिर नहीं होगा। तो आज यहीं तक पढ़ा दिए हैं। कल हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रेंड ऑफ वेरिएशन क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब। ठीक बेटा, कोई डाउट? ठीक भैया।